नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं विश्व में चल रहे कमोडिटी बुल रन की और उससे फ़ायदे में रहने वाली एक भारतीय कंपनी की। तो उस भारतीय कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हमने पिछले दिनों भी सिल्वर के ऊपर और उसके प्राइसेस कितनी आगे जा सकते हैं इस पर एक वीडियो बनाया था। साथ ही साथ हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था और कॉपर में भी बुल रन है, तो बेस मेटल में भी बुल रन है और प्रेशस मेटल में भी बुल रन है। प्रेशस मेटल तो आप समझते ही हैं, ये बेस मेटल क्या होते हैं इसके बारे में भी आज थोड़ी बात करेंगे। तो आज जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया, वो सिल्वर में जो बुल रन चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होने वाली कंपनी है। इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और ये कंपनी न केवल एक्सप्लोरेशन में है बल्कि माइनिंग में है, स्मेल्टिंग में है, रिफाइनिंग में है और साथ ही साथ जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी है। किन चीज़ों की रिफाइनिंग करती है, किन चीज़ों को ये बेचती है, किन की माइनिंग करती है, इसके बारे में आज जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जो माइनिंग कंपनीज होती है इनका जो प्रॉफिट और लॉस है या इनका जो भाग्य है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो पहले जान लेते हैं कि बेस मेटल क्या होते हैं और प्रेशस मेटल क्या होते हैं। देखिए, बेस मेटल वो मेटल्स होते हैं जो आसानी से प्रकृति में उपलब्ध होते हैं। यानी ऐसे जिसको बोलते हैं ना कि आप कभी कार खरीदने जाएं तो भाई ये बेस मॉडल की है, उससे एक ऊपर वेरिएंट है और उसके अगला एक प्रीमियम वेरिएंट है। तो बेस वाला मॉडल जो होता है सबसे सस्ता मॉडल होता है और उसमें कोई पैराफेरेनालिया यानी उसमें कोई एडिशनल फीचर जो होते हैं ना वो नहीं होते। कार की फंक्शनलिटी जो है सेम रहती है, लेकिन उसमें कोई ज़्यादा कंफर्टिंग जो डिवाइसेस होते हैं, कुछ ज़्यादा एंटरटेनमेंट के कोई डिवाइसेस या कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स उसमें नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से जो बेस मेटल्स होते हैं वो कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल, इस तरह के मेटल्स होते हैं जो प्रकृति में अबंडेंटली अवेलेबल है। साथ ही साथ उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती नहीं है। अब दूसरा टाइप का जो मेटल है वो सब आप जानते हैं, वो है प्रेशस मेटल। उसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम टाइप के मेटल्स आते हैं। ये प्रकृति में अबंडेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि इनकी कीमतें जो है ये बेस मेटल से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो आज जिस कंपनी हिंदुस्तान जिंक की हम बात कर रहे हैं वो कंपनी लेड और जिंक की इंटीग्रेटेड प्रोड्यूसर है और इनका बाई प्रोडक्ट के रूप में इनको सिल्वर भी प्राप्त होता है। यानी जब ये ओर निकालते हैं तो लेड और जो जिंक है वो एक साथ मिलते हैं और जब उनको प्रोसेसिंग करते हैं, स्मेल्टिंग उनकी करते हैं, रिफाइनिंग जब उनकी करते हैं तो हमें साथ के साथ सिल्वर भी प्राप्त होता है। उसका कारण ये है कि जो सल्फाइड्स होते हैं, थोड़ी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें। जो सल्फाइड्स होते हैं तो जिंक के सल्फाइड और लेड के सल्फाइड या ZnS कहें या PbS कहें, वो एक साथ प्रकृति में आसपास यानी एक साथ मिले हुए ओर में एक साथ मिले हुए होते हैं। तो अब जानते हैं हिंदुस्तान जिंक के इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस के बारे में। तो देखिए, ये जो है एक्सप्लोरेशन में है, ये माइनिंग में है, उसके बाद ये स्मेल्टिंग में है, उसके बाद ये उसको रिफाइन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ ही साथ उसके साथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। एक एक स्टेप को समझते हैं। तो देखिए, इनके पास माइनिंग के राइट्स हैं और ये राइट्स इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान से लिए। उनके पास जो माइन्स हैं उसमें कुछ रिजर्व्स हैं और उन रिजर्व्स के लिए यानी जो लेड और जिंक के कुछ रिजर्व्स हैं उन माइन्स में और उनके लिए ये राजस्थान गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करते हैं हर साल। ये जो माइंस हैं इनमें कितना आखिर मेटल होने वाला है इसको जानना, उसको एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। तो एक्सप्लोरेशन, एक तो ये एक्सप्लोरेशन करते हैं, दूसरी बात उसको उसकी माइनिंग करते हैं। तो जब मुझे ये पता लग गया हाँ भाई इस जगह मेरे को और मिल सकता है, तो वहाँ से मैं उस ओर को निकालता हूँ, जिसको खनिज बोलते हैं, उसको मैं निकालता हूँ। उस खनिज में काफ़ी सारे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, इस तरह की चीज़ होती है। फिर मैं उस चीज़ को यानी जो ओर है उसकी सफाई करता हूँ। सफाई करने के बाद मैं उसकी कोई केमिकल ट्रीटमेंट करता हूँ। तो केमिकल ट्रीटमेंट्स को हम बेनिफिशिएशन बोलते हैं। बेनिफिशिएशन से ये कुछ इससे एक कंसनट्रेट मिलता है जिसको मेटल इन कंसनट्रेट बोलते हैं या मेटल कंसनट्रेट बोलते हैं। बेनिफिशिएंट से जो ये हमें मेटल इन कंसनट्रेट आया उसकी हम स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग का मतलब ये एक ऐसा पात्र में, स्मेल्टर बोलते हैं उस प्लांट को। तो पात्र आप समझ लीजिए कोई बड़ी भट्टी टाइप चीज़ समझ लीजिए, उसमें हम इस मेटल इन कंसनट्रेट को डालकर उसको गर्म करते हैं। उससे हमें जो है काफ़ी प्योर मतलब 98-99% प्योरिटी का हमें जिंक और लेड मिल जाता है। और
फिर वहाँ से हम इसको रिफाइनिंग करते हैं, तो रिफाइनिंग करने से हमें 99.99% तक हमें प्योर लेड और जिंक मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें सिल्वर या चांदी भी मिलती है। अब बात करते हैं इनकी माइंस में, तो इनकी जितनी भी माइंस हैं वो राजस्थान में कंसंट्रेटेड है, तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, भीलवाड़ा में, राजसमंद में, अजमेर में और उदयपुर में। यहाँ से ओर निकालने के बाद इसकी स्मेल्टिंग और बेनिफिशिएशन किया जाता है, तो इनकी माइंस के पास ही इनके स्मेल्टर्स हैं जहाँ पर ये उस ओर की स्मेल्टिंग करते हैं। और इसके साथ ही साथ पंतनगर में, उत्तराखंड पंतनगर में इनका एक मेटल रिफाइनिंग प्लांट है, जहाँ पे मेटल जो यहाँ से स्मेल्टिंग से जो प्राप्त होता है मोल्टन मेटल, जिसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता नहीं होती, करीब 98% जो है वो शुद्ध होता है, उसकी फर्दर रिफाइनिंग या प्रोसेसिंग करके उसको 99.99% तक प्योर मेटल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बाद में इनको उसको सेल कर दिया जाता है। अगर इनकी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करूं तो 9,13,000 टन ये जिंक प्रोड्यूस कर सकते हैं, 2,10,000 टन ये लेड प्रोड्यूस कर सकते हैं और 800 टन बाई प्रोडक्ट के रूप में सिल्वर प्रोड्यूस कर सकते हैं। बात करते हैं कि हिंदुस्तान जिंक की प्रॉफिटेबिलिटी या किसी भी माइनिंग कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इनकी फिक्स कॉस्ट है। तो ये अपने प्लांट को रन करें या ना करें, या माइनिंग करें या ना करें, इनको कुछ फिक्स कॉस्ट लेबर से रिलेटेड या रॉयल्टी पेमेंट से रिलेटेड इनका करनी ही करनी पड़ती है, इसलिए वो कॉस्ट तो इनको लगानी ही पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी साइड में अगर ये ऑपरेट करते हैं उसको, जब किसी उस मेटल को निकाल के जब प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉस्ट होती है वो इनकी एनर्जी कॉस्ट होती है। तो एनर्जी कॉस्ट को ये सेव करने के लिए ये या तो कैप्टिव पावर प्लांट लगाते हैं, या जो हीट जो होती है हीट रीजनरेशन प्लांट का इस्तेमाल करते हैं, या ये रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इनकी जो एनर्जी की कॉस्ट है ना वो कम पड़े। ये रही कॉस्ट का एस्पेक्ट। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो सेलिंग प्राइस से रिलेटेड एस्पेक्ट है। अब देखिए सेलिंग प्राइस में कोई भी जो मेटल की सेलिंग प्राइस है वो इनके हाथ में होती नहीं है, वो डिसाइड होती है वर्ल्ड वाइड प्राइसेस से, स्पेशली लंदन मेटल एक्सचेंज में जो प्राइस चल रही है वहाँ से। तो जब उसकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, तो अगर आपने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दिया और साथ ही साथ अगर आपके ऑपरेशंस एफिशिएंट हुए, तो जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन करेंगे तो उस फिक्स कॉस्ट को कवर करने के बाद जो हमेशा आप इनकर करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप उत्पादन करते जाएंगे और जितना ज़्यादा प्राइस उसका इंटरनेशनल मार्केट में होगा, उतना ही इन माइनिंग कंपनीज़ को जिनके इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस हैं उनको फ़ायदा होता जाता है। तो देखिए इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनके जो इंटरनेशनल प्राइसेस में इनके जो प्रोडक्ट्स के दाम अगर बढ़ते हैं तो इनको किस तरीके से फ़ायदा होता है एबिटा में। अब एबिटा क्या होता है, अगर मैं मेरी सारी कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देता हूँ, तो उसके बाद जो मेरे पास कॉस्ट बचती है या जो मेरे पास जो रिमेनिंग जो आइटम मेरे पास आता है उसको एबिटा बोलते हैं। मतलब रेवेन्यू में से मैंने फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट दोनों माइनस कर दी, तो अब जो मेरे पास आइटम आएगा उसको मैं एबिटा कह दूंगा। सिंपल शब्दों में आप ये समझ लीजिए। तो अगर जिंक की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में $100 पर मीट्रिक टन बढ़ जाती है, तो इनके एबिटा में 660 से 690 करोड़ का फ़र्क पड़ जाता है। अगर लेड की प्राइसेस पर मीट्रिक टन इंटरनेशनल मार्केट में $100 बढ़ जाती है, तो इनका 130 से 150 करोड़ एबिटा पे फ़र्क पड़ जाता है। और इसी तरह अगर $1 पर आउंस चांदी की कीमत बढ़ जाती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इनके एबिटा पर 170 से 190 जो करोड़ का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो 3 मीट्रिक्स हैं इनको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि रियलाइजेशन आखिर कितना हो रहा है और कितना ये इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस जो हैं ये बढ़े हुए हैं। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात करते हैं कि कॉस्ट साइड में अगर कॉस्ट बढ़ती है तो इनके एबिटा पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर $100 पर मीट्रिक टन इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, तो आप ये समझ लीजिए कि 840 करोड़ का इनको फ़र्क पड़ जाता है। 840 से 920 करोड़ का इनके एबिटा पे फ़र्क पड़ता है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। अब बात करते हैं इनके Q2 FY26 के रिजल्ट्स के। तो देखिए
किसी भी सितंबर क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू रहा है उसके कंपैरिजन में इन्होंने हाईएस्ट रेवेन्यू और हाईएस्ट एबिटा इस क्वार्टर में, ये जो बीता हुआ क्वार्टर है इसमें इन्होंने जनरेट किया है। रेवेन्यू जो है वो 4% बढ़ा है और रेवेन्यू इस क्वार्टर में 8549 करोड़ 8,549 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। और जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर 14% बढ़ा है 2649 करोड़ का। तो आप ये देखिए रेवेन्यू जो बढ़ा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर केवल 4% बढ़ा है, और जबकि जो प्रॉफिट बढ़ा है वो बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% का। और इसमें एक खास बात और है कि इनका जो प्रोडक्शन हुआ है ना वो कम हुआ है। तो जिंक का प्रोडक्शन जो है वो 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, लेकिन लेड का जो प्रोडक्शन है वो 29% घटा है और सिल्वर का 22% बढ़ा है। अब आप ये देखिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका रेवेन्यू जो है ना वो 4% केवल बढ़ा, और जो लेड का प्रोडक्शन है वो 29% कम हुआ, सिल्वर का प्रोडक्शन 22% कम हुआ और जिंक का प्रोडक्शन करीब करीब फ्लैट रहा। लेकिन इनका जो प्रॉफिट है ना वो प्रॉफिट बढ़कर 14% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसके दो फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर वो ये है कि बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस में तेज़ी है, तो सिल्वर के प्राइसेस में काफ़ी तेज़ी जैसे आप जानते हैं। इसके अलावा लेड और जिंक के प्राइसेस में भी तेज़ी है, और केवल सिल्वर ने इनसे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी 40% आती है। मतलब टोटल प्रॉफिट का जो 40% प्रॉफिट है वो सिल्वर से आ रहा है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की प्राइसेस में आग लगी हुई है। पॉइंट नंबर 2, इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पिछले 5 सालों में लोएस्ट है। वो पर मीट्रिक टन जो है वो $994 तक ही रह गया है। यानी कि इनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ, और दूसरी बात ये है कि सिल्वर की प्राइसेस और कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, लेकिन इनका जो मेटल का जो प्रोडक्शन है ना वो कम हुआ है। लेकिन इससे भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% बढ़ गई। तो मुझे आशा है कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस का, साथ ही साथ जो मेटल के प्रोडक्शन का, क्वांटम ऑफ मेटल प्रोडक्शन, इन 3 चीज़ों में क्या रिलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब FY26 के लिए जो इन्होंने गाइडेंस दिया है वो ये है कि 1125 किलो टन ये माइन करेंगे, 1075 किलो टन ये रिफ़ाइन करेंगे उस मेटल को। मतलब जो रिफाइंड प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो 1075 किलो टन आएगा। सिल्वर का जो प्रोडक्शन है वो 680 टन जो ये प्राप्त करेंगे। इसके अलावा इनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लगभग $1000 पर टन होगी, जो इस बार जो Q2 FY26 में 994 पर टन थी। यानी इनकी कॉस्ट कुछ बढ़ने वाली है। केपेक्स की बात करूं तो ये 3150 से लगभग 3600 करोड़ का केपेक्स FY26 में करने वाले हैं। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर हैं। 77% इनका मार्केट शेयर है जिंक के, प्राइमरी जिंक के डोमेस्टिक मार्केट में। मतलब भारत में प्राइमरी जिंक के प्रोडक्शन में 77% इनका मार्केट शेयर है। फिर केवल भारत में एकमात्र प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर है। अब ये प्राइमरी मेटल की जो मैं बात करता हूँ ना, तो देखिए 2 तरह के मेटल हुए। एक चीज़ तो ये हुआ कि माइन से निकाल के फ्रेश मेटल, उसको प्राइमरी मेटल बोलते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर अपन किसी ऑर्नामेंट को गला के, किसी बर्तन को गला के, या किसी जो स्क्रैप को गला के अगर मैं सिल्वर उसमें से निकाल लूँ, या लेड निकाल लूँ, या जिंक निकाल लूँ, तो वो जो चीज़ें होती है उसको सेकेंडरी मेटल बोलते हैं। तो फ्रेश जो होता है उसको प्राइमरी मेटल बोलते हैं। तो ये सिल्वर के भारत में एकमात्र प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। फिर इनके पास इतनी सफिशिएंट माइंस हैं कि 25 साल तक इनका काम चल जाए। फिर जो यूज़ की बात करूं तो इंडस्ट्रियल यूज़ में लगातार लेड और जिंक का यूज़ हो रहा है। जो पुराना यूज़ हुआ करता था जिंक का, वो गैल्वेनाइजेशन का हुआ करता था, जिससे लोहे के ऊपर गैल्वेनाइज जब हम किसी चीज़ को करते थे, स्पेशली जो पानी वाले के पाइप को, तो उसके ऊपर जब जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं लोहे के पाइप पे, तो वो क्या है, जंग नहीं खाता। तो इस प्रोसेस को, जिंक की कोटिंग चढ़ाने की इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से जो लेड है ये इंडस्ट्रियल मेटल है, और ये जो लेड एसिड बैटरी में स्पेशली काम आता है। जो जिंक है ये गैल्वेनाइजेशन के अलावा जिंक ब्रोमाइड बैटरीज
भी बनाने के काम आ रही है, काम आता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जिसके बारे में हमने एक्यूटास केमिकल का जब वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था इस टेक्नोलॉजी को। साथ ही साथ जो सिल्वर का प्रोडक्शन है वो सोलर पैनल में, ईवी में और इस तरह के काफ़ी सारे कैटालिटिक कन्वर्टर में और इस तरह के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में काम आ रहा है। तो सिल्वर जो है प्रेशियस मेटल तो है ही, ये स्टोर ऑफ वेल्थ तो है ही कि जो है अगेन इन्फ्लेशन लोग करना चाहते हैं, अगर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो साथ ही साथ सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो इन जो 3 मेटल की जो डिमांड है ये लगातार वर्ल्ड में बढ़ रही है। अब इनकी वीकनेस की बात करूं तो देखिए ये इंडस्ट्री है ना साइक्लिकल नेचर की है, कमोडिटी में हमेशा साइकिल में चलता है कमोडिटी, वो हमेशा एक बार पीक आएगा, बूम आएगा और उसके बाद बस्ट आएगा, कमोडिटी साइकिल क्रैश होता है, तो उस समय इनको प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम एनवायरमेंटल और रेगुलेटरी है, माइनिंग से रिलेटेड कब कौन सी कोर्ट्स कौन सा ऑर्डर पास कर दे या लोग उस माइनिंग के विरोध में कब खड़े हो जाएं, कुछ कह नहीं सकते। तीसरी चीज़ रॉयल्टी पेमेंट से रिलेटेड है, लगातार जो राजस्थान गवर्नमेंट है वो अपनी रॉयल्टी पेमेंट बढ़ा रही है और इससे भी इनके मार्जिन हिट होते हैं। अगर ये कमोडिटी साइकिल चेंज होता है तो इनको बड़ी परेशानी हो सकती है। एक और जो वीकनेस है वो ये है कि इनका जो टोटल रेवेन्यू का 75% तक वो जिंक से आता है, तो यानी कि ये एक मेटल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिंक की प्राइस किसी कारण से अगर कम होती हैं तो इस कंपनी में इशू आ सकता है। दूसरी बात, कई बार सब्स्टिट्यूट मेटल या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स भी पैदा हो जाते हैं अगर कोई चीज़ महंगी होने लगती है तो इस कारण से भी अगर जिंक की डिमांड कम होती है तो इनको इशू आ सकता है। दूसरी बात ये कि इनका जो टोटल जो जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ माइंस हैं वो राजस्थान में ही है, तो कभी भी किसी भी गवर्नमेंट के साथ या कभी कोई इशू आता है तो इनको दिक्कत आ सकती है। हालांकि इन चीज़ों की संभावनाएं काफ़ी कम है, लेकिन संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। अब इनके एक्सपेंशन की बात करूं तो देखिए ये कुछ इस कॉपर में और जो रिन्यूएबल अर्थ वाले जो माइंस हैं ना इनके लिए बोली लगाई है और कुछ माइंस इनको प्राप्त भी हुई है। दूसरी बात ये कि ये अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, मतलब जहाँ ज़्यादा मार्जिन हो ऐसे वाले प्रोडक्ट, मतलब मैं फिनिश प्रोडक्ट के बाद बार्स की फॉर्म में या रॉड्स की फॉर्म में या इंगट की फॉर्म में मेटल दे के फिर आपसे मैं ये कहूँ कि भाई आप प्रोसेस करो, यानी किसी अन्य मैन्युफैक्चरर जो है वो कुछ वैल्यू एडेड चीज़ उससे बनाए। यानी वैल्यू एडेड चीज़ का मतलब ये है कि वो यूजेबल फॉर्म में हो। ठीक है, जैसे इंगट कोई चीज़ है तो इंगट तो आप किसी भी तरीके से आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज़ करने वाली कोई चीज़ अगर मैं आपको बना के देता हूं तो उसको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बोलते हैं और उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। तो मार्केट कैप की बात करूं 2,11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ROE बहुत ही अच्छा है 72 का। उसका कारण मैंने आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट एक बार रिकवर हो जाती है उसके बाद जितना ज़्यादा ये प्रोडक्शन करेंगे और जितनी ज़्यादा इनकी इंटरनेशनल दाम में इन मेटल्स के प्राइसेस होंगी उतना ही ज़्यादा इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाती है। डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, हर 100 रुपये की इक्विटी पर 82 रुपये का कर्जा है, लेकिन कैश फ्लो इतना ज़्यादा इस कंपनी का है कि ये डेट जो है वो मायने नहीं रखता। पी जो है 20 है, लेकिन यहाँ पी जो है जो साइक्लिकल कंपनीज होती हैं उसमें उल्टा समझना चाहिए। जब पी इनका लो होता है तो कंपनीज महंगी होती हैं, जब पी इनका सस्ता होता है तो जब पी इनका हाई होता है तो कंपनीज कंपैरेटिवली सस्ती होती है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छी है, मतलब डिविडेंड से अगर आप आज के भाव पे शेयर खरीद लें तो डिविडेंड आप लें तो साल भर में आपको वो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस पर 5.8% रिटर्न आपको मिल जाएगा, जो लगभग जो किसी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखें उस जैसा है। 3 साल की सेल जो है 5% बढ़ी है, 3 साल का प्रॉफिट 3% बढ़ा है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया। कई बार इनका प्रोडक्शन नीचे हो जाता है, कई बार मार्केट में जो प्राइस होती है इनका प्रोडक्शन हायर होता है लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस होती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, तो ये बैलेंस आउट कर देता है इनके जो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को। प्रमोटर के पास 62% है और लगभग मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है 90% तक प्लेज्ड होल्डिंग है। फिर FII के पास 1% है, DII के पास 5% है, गवर्नमेंट के पास 28% है, पब्लिक के पास 4% है। तो देखिए किसी भी माइनिंग कंपनी में जब आप निवेश करने की सोचें तो 2 चीज़ पे अवश्य विचार करें। पहली चीज़ तो ये है कि कमोडिटी साइकिल होना चाहिए, वो पीक पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो कंपनी है उस कंपनी में 2 इश्यूज़ हैं। पहली चीज़ तो ये प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, दूसरी इनका कर्जा ज़्यादा है। जब तक कमोडिटी साइकिल अप चलता रहेगा तब तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, लेकिन जैसे ही कमोडिटी साइकिल नीचे आएगा तो इनको
कुछ भी समस्या पैदा हो सकती, क्योंकि कर्ज़ा इनके पास बहुत ज़्यादा है। तो या तो ये अपना स्टेक बेचने की कोशिश करेंगे या फिर कंपनी का दाम जो है ये नीचे आएगा जो प्लेज्ड होल्डिंग है उसके बिकने के कारण। मेरी शेयर में ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं रहती है। वैसे ही इस शेयर में भी मेरी कोई ख़रीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। आप इस बारे में कोई निर्णय करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अवश्य पूछें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।